हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रसायन का द्वितीय पाद। ठीक है, 4 सब यूनिट से अपन ने देखा था, ट्रिक से याद किया था आपका आयुर्वेद। ठीक है, आपका से क्या क्या आ जाएगा, आपका अभयामल की, प्राणकामी और कर परिस्थिति। और आयुर्वेद से क्या आ रहा था, आयुर्वेद समुत्थानी। 6, 37, 16, 4। ठीक है, अपन ने इसके देखे थे योग, और उसकी योग की ट्रिक भी देखी थी कि आप आयुर्वेद चारों तरफ फैला हुआ है तो उसके कितने हैं, 4 हैं। करना कब है स्टार्ट, काम 16 वर्ष की आयु में, तो 16 है। अभयामल की सबसे प्रधान था, पहला चैप्टर था, उसके 6 योग थे। और टोटल कितने थे, 63। तो उसमें से माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, प्राणकामी। जो आज अपन स्टार्ट करने वाले जो द्वितीय पाद जो है उसका नाम क्या है, प्राणकामी रसायन पाद। और उसके कितने योग हैं, 37, 37 योग। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या बता रहा है, रसायन के लाभ बता रहा है। ठीक है, तो सारा आपको सिर्फ एक बार हिंदी में रीड करना हो तो रीड कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको उसी को टिक लगाना है। बाकी अगर आपको करना हो तो एक बार आप हिंदी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ उसको इसको आप टिक लगाते चलिएगा। चरक संहिता बहुत बड़ी है और आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है ना, तो सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते हो, तो जो जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, उसको टिक लगाते चलिए। ठीक, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं रसायन के लाभ से। सबसे पहले इसमें टिक लगाइए, वयसः स्थापनम। रसायन क्या करेगा, वय यानी कि एज, आपकी आयु को स्थापित करने के काम में आएगा, जब जल्दी बुढ़ापा नहीं लाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे टिक लगाइए, अनिल कफ पित्त साम्य करम, यानी कि क्या करता है, अनिल यानी कि वात, कफ और पित्त को साम्य करने के मदद करता है। ठीक है, तो पहला तो यही था, वय को स्थापित करता है। दूसरा, वात पित्त कफ को सम रखने वाला होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि वात पित्त कफ को साम में रखने वाला कौन है। पहला ऑप्शन रहेगा आपका रसायन, दूसरा वाजीकरण, और दो ऑप्शन आपको और दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रसायन। अभी आपको इजी लग रहा है क्योंकि अब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं चरक संहिता के ना। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। पहला क्या है रसायन का लाभ, वयसा स्थापनम। दूसरा क्या है, अनिल कफ पित्त साम्यकरम, यानी कि त्रिदोष साम्यकरम कौन सा है, आपका रसायन। ठीक, फिर आप यहाँ पे लास्ट में टिक लगाइए, सुसमहत, सुसंहत स्थिर शरीरा, सुप्रसन्न बल वर्ण इंद्रिया, सर्वत्र अप्रतिहत पराक्रम क्लेश सहश्च। यानी कि क्या करता है, सुसंहत यानी कि मांसपेशियों को, संहत यानी कि एक जगह पे स्थापित रखता है, स्थिर बनाता है किसको, शरीर को। सुप्रसन्न बल वर्ण इंद्री, बल वर्ण और इंद्री को कैसा, प्रसन्न रखता है। ठीक है, अपने अपने कार्यों को उत्तम बना करके रखने में मदद करता है। सर्वत्र अप्रतिहत पराक्रम, यानी कि अपने कार्य को, सभी कार्यों को करने के लिए अप्रतिहत पराक्रम प्रदान करने वाला कौन रहता है, रसायन रहता है। और क्लेश सहश्च, यानी कि क्लेश को सहने वाला, सहन करने की शक्ति शक्ति प्रदान करने वाला कौन रहता है, रसायन रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, सुसंगठित रखता है हमारे शरीर को। ठीक है, मांसपेशियों को अपने जगह पे स्थायी रखता है, शरीर को क्या करता है, स्थिर बनाता है। ठीक है, प्रसन्न यानी कि उत्तम बनाता है किसको, बल वर्ण और इंद्रियों को। सभी कार्यों को करने के लिए अप्रतिहत पराक्रम प्रदान करने वाला रहता है, और सभी प्रकार के क्लेश को सहने की शक्ति को प्रदान करने वाला रहता है कौन सा, रसायन। ठीक है, तो अभी तक आपने थोड़ा बहुत देखा है रसायन के लाभ। ठीक, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या बताया अपन ने। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, अनिल कफ पित्त साम्य करने वाला, अनिल को, वात पित्त और कफ को साम्य करने वाला कौन सा रहता है, रसायन। शरीर को सुसंगठित रहता है, शरीर को स्थिर बनाता है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, उत्तम बनाता है किसको, बल वर्ण और इंद्रियों को। सर्वत्र, सभी कार्यों को करने के लिए अप्रतिहत पराक्रम को प्रदान करने वाला रहता है, और सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने की शक्ति प्रदान करने वाला रहता है। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए श्लोक नंबर 3 में, सबसे पहली लाइन जो है क्या बता रहा है, सर्वे शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहार। ठीक है, यानी कि ग्राम्य आहार जो रहते हैं वो सभी प्रकार के दोष, वात आदि दोषों को, ठीक है, में हानि, वात आदि दोषों को उत्पन्न करने वाले रहते हैं। ठीक है, तो ग्राम्य आहार जो रहते हैं वो हानिकारक रहते हैं। सीधे सीधे आपसे यही लाइन दे देगा एग्जाम में, सर्वे शरीर दोषा भवंती, ठीक है, डैश ग्राम्य आहार। ठीक है, तो ग्राम्य आहार कैसा रहता है, सभी प्रकार के दोष जो रहते हैं उनको उत्पन्न करने वाला रहता है ग्राम्य आहार। ठीक है, बाकी अगर आपको लगे तो आप इसकी हिंदी रीड कर लीजिएगा, ऊपर वाले की भी। ठीक है, इतना काम का नहीं है। यह रसायन क्या रहता है, अचिंत्य और अद्भुत प्रभाव देने वाला है, आयु के लिए हितकर है, आरोग्य है, निद्रा कलम। तो ये सारी चीजें आप इतना याद नहीं कर पाओगे और ना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी आप जो जो हम आपको बताते चल रहे हैं सिर्फ आप उसको उसको टिक लगाते चलिए, बाकी आप फिर पढ़ लीजिएगा एक बार हिंदी इसकी। ठीक है, अगर आपको पढ़ना हो तो।
फिर यहाँ पे टिक लगाइए, नष्ट स्मृति बुद्धि छाया रोगाणाम अधिष्ठान भूतो न सर्वम आयुर्वापनोति। यानी कि क्या बता रहा है कि स्मृति बुद्धि और छाया को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोगाणाम अधिष्ठान भूतो, हमारा शरीर कैसा रहता है, रोगों का अधिष्ठान बन जाता है। और न सर्वम आयुर्वापनोति, मतलब जितनी आयु तक मनुष्य जीने वाला था उससे भी कम आयु में ही उसका क्या हो जाता है, निधन, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि वह व्यक्ति के स्मरण शक्ति, ठीक है, उसकी बुद्धि और उसकी छाया कांति को नष्ट कर देता है। इस प्रकार वह व्यक्ति जो रहता है रोगों का आश्रय हो जाता है और अपनी पूर्ण आयु का उपयोग नहीं कर पाता है, उससे पहले ही, जब तक उसकी आयु है उससे पहले ही उसका निधन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने रसायन के लाभ देख लिए। ग्राम्य आहार हानिकारक होते हैं, सभी दोषों को उत्पन्न करने वाले रहते हैं, और ग्राम्य आहार का अगर अपन निरंतर सेवन करते रहेंगे तो वो स्मृति बुद्धि और छाया को नष्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा शरीर रोगों का अधिष्ठान हो जाएगा और जिस आयु तक इंसान को जीना है उससे पहले ही उसका निधन हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आपको देखना है। अब इसमें जो 37 योग है, तो पहला योग इसमें क्या बता रहा है, आम्लक घृत बता रहा है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप उसको टिक लगाइए। ठीक है, स्वरसिन पुनर्नवा कल्कपाद संप्रयुक्तेन सर्पिसम साध्येत आढ़कम। यानी कि इसमें क्या है, आम्लक घृत है तो आम्लकी का प्रयोग करना है, आंवले के स्वरस का प्रयोग करना है। ठीक है, और उसके चतुर्थांश आपको क्या लेना है, गदहपुरा यानी कि पुनर्नवक का कल्क लेना है, और गौघृत कितना लेना है, 1 आढ़क लेना है। ठीक है, बाकी ये हिंदी जो है इतना ज्यादा कोई नहीं पूछता है, ना ही आपको याद रखना है। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको वही याद रखना है। आम्लक घृत में आम्लक है तो आपको पता है कि आम्लकी का स्वरस लेना है, उसके चतुर्थांश क्या लेना है आपको, गदहपुरना का कल्क लेना है, और 1 आढ़क आपको गौघृत लेना है। ठीक, किस पात्र में लेना है, तो सुवर्ण के पात्र में, चांदी के पात्र में, घृत भावित दृढ़ मिट्टी के पात्र में। सोने का पात्र ले लो, चांदी का पात्र ले लो, अगर दोनों नहीं है तो क्या लेना है आपको, घृत भावित मिट्टी का पात्र ले लो। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट अगर आप रिकॉल करिए थोड़ा सा, अभयामल की रसायन पाद, जो अपन ने पहला पाद पढ़ा था रसायन का, उसमें एक टर्म आया था उदुम्बर पात्र, है ना। उदुम्बर पात्र कहाँ पर आया था, प्रथम ब्रह्म रसायन में आया था, और अपन ने वहां पे लिखा था क्या, बीडीएस, यानी कि जो डेंटल वाले स्टूडेंट रहते हैं उसको क्या कहते हैं, बीडीएस कहते हैं। तो बीडीएस यानी कि जो उदुम्बर पात्र है वो कहाँ कहाँ पर आएगा, 3 जगह पे आएगा चरक संहिता में। एक तो बी से क्या आ जाएगा, ब्रह्म रसायन, जो अपन ने पढ़ लिया है। दूसरा कहाँ पर आएगा, डी से क्या आ जाएगा, दृष्टि प्रदावर्ती वर्ती में आएगा। और तीसरा क्या है, एस से क्या आ जाएगा आपका, सिद्ध लेप, जो कि अपन कुष्ठ में पढ़ेंगे। तो उदुम्बर पात्र 3 जगह पे, यहाँ पे कौन कौन सा पात्र लिया जा रहा है, सुवर्ण पात्र, चांदी पात्र, घृत भावित, अगर दोनों नहीं है तो क्या लेना है आपको, घृत भावित दृढ़ मिट्टी का पात्र ले लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, तो अप्रतिहत गति स्त्रीषु अपत्यवान भवती। ठीक है, भवती। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, अप्रतिहत गति। ठीक है, बाधा रहित, अप्रतिहत यानी कि किसी बाधा से नहीं। ठीक है, अप्रतिहत रूप से स्त्री के साथ संभोग करेगा, ठीक है ना, पुरुष, और कैसा, निश्चित ही अपत्यवान यानी कि संतान वाला होता है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अप्रतिहत गति से स्त्री के साथ यानी कि बाधा रहित स्त्री के साथ संभोग करने में समर्थ हो जाएगा व्यक्ति, और निश्चित ही अपत्यवान यानी कि संतान को उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, तो आपको आम्लक घृत में क्या क्या रखना है, एक तो आपको सबसे पहले याद रखना है अप्रतिहत गति स्त्रीषु अपत्यवान भवत्यति। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा किसका स्वरस लेते हैं, तो आंवला का स्वरस लेते हैं। ठीक है, और गौघृत कितना लेना है आपको, 1 आढ़क की मात्रा है। पात्र कौन सा है आपका, सुवर्ण पात्र है, चांदी का पात्र है, और अगर दोनों नहीं है तो घृत भावित मिट्टी का पात्र आपको लेना है। ठीक, इससे इंपॉर्टेंट इसकी जो फल श्रुति है, यानी कि इसका किसमें किसमें प्रयोग होगा, इससे क्या क्या चीजें हानि हो, मतलब लाभ मिलेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आम्लक घृत से, तो उसको अंडरलाइन लगाइए। देखिए क्या बोल रहा है, बृहत शरीरम गिरिसार सारम स्थिरेंद्री च अति बलेंद्रियम च। यानी कि शरीर कैसा होगा, बृहत शरीर, मनुष्य का शरीर कैसा होगा, बृहत यानी कि विशाल हो जाएगा, और कैसा विशाल, तो गिरिसार सारम यानी कि पर्वत के समान दृढ़ हो जाएगा। ठीक, स्थिर इंद्रिय, इंद्रियां कैसी हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, और च अति बलेंद्रिय, और अत्यंत बलवान हो जाएगा, कैसा, पुरुष। ठीक, तो पहली लाइन इसको टिक लगाइए। उसके बाद नीचे आइए, स्वरो घनो घनस
नित अनुकारी, ठीक है। स्वर कैसा हो जाएगा, घन के समान, यानी कि बादल के समान बहुत ज्यादा खतरनाक गर्जन करने वाला हो जाएगा उसका स्वर, ठीक है। ऐसे बात करेगा जैसे कि दहाड़ रहा हो, ठीक है। दहाड़ मेघों के समान गर्जन करने से उसकी ध्वनि हो जाएगा, उसको स्वर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, भवत्य अपत्यम विपुलम स्थिरम च समस्नतो योगम इमम नरस्य, यानी कि वो कैसा हो जाएगा, अधिक और स्थिर रहने वाली संतानों से उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपत्य, यानी कि भवत्य अपत्य, बहुत सारी संतानों से, और संतान कैसी हो जाएंगी उसकी, अधिक होंगी और स्थिर रहेंगी, ठीक है। मतलब उनकी मृत्यु नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक आयु वाली उसकी संतान रहेंगी, ठीक है। तो आप आम्लक घृत से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी फलश्रुति है। इसमें 3 पॉइंट है, सीधे सीधे लाइन ले लेगा आपको, बृहत शरीरम गिरिसार सारम स्थिरेंद्रियम च अति बलेंद्रियम च, किसका रेफरेंस है तो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे याद रखोगे, इसकी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक है। ट्रिक से याद रख लो, चाहे तो आप ऊपर ट्रिक लिख लो, विपुल का बड़ा शरीर आम्लक घृत में गिर गया, ठीक है। तो विपुल से कैसा, आपको ये वाली लाइन याद हो जाएगी, भवत्यापत्यम विपुल, जैसे ही आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा विपुल का बड़ा शरीर, बड़ा शरीर यानी कि बृहत शरीर, ठीक है। कहां पर गिरा, आम्लक घृत में गिर गया, ठीक है। तो गिरिसार और बृहत शरीर और क्या नाम है, विपुल, विपुल का बड़ा शरीर किसमें गिरा, आम्लक घृत में। तो आपको पता चल जाएगा कि विपुल वाली लाइन है या फिर बृहत शरीर है, ठीक है। गिर गया से आप गिरिसार सारम, है ना। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके याद रख सकते हो कि किसकी लाइन है ये, आपकी आम्लक घृत की। तो विपुल का बड़ा शरीर कहां पे गिरा, आम्लक घृत में गिर गया, और गिरने से कैसी आवाज, घन सी आवाज आई, ठीक है। घन यानी से यहाँ पे आपका स्वरो घनो घनस नित अनुकारी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये तीनों लाइन को कोरिलेट करके याद रख सकते हो, पूरी लाइन याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। विपुल का बड़ा शरीर आम्लक घृत में गिर गया, और जब गिरा तो कैसी आवाज आई, घन सी आवाज है ना। तो तीनों चीजों में आप थोड़ा थोड़ा सी चीज याद कर लोगे तो अगर ये लाइन आती है तो आपको पता चल जाएगा कि आम्लक घृत की लाइन है, ठीक है। तो अपन ने आम्लक घृत को देख लिया, देख लेते हैं सबसे पहले, अप्रतिहत गति वाला हो जाएगा, मैथुन करेगा स्त्री के साथ, और नित्य ही मतलब संतान को उत्पन्न करने वाला रहता है, ठीक है। बृहत शरीर गिरिराल, शरीर कैसा हो जाएगा उसका, बहुत बड़ा हो जाएगा, और कैसे पर्वत के समान दृढ़ रहेगा, इंद्रियां उसकी स्थिर हो जाएगी, च अति बलेंद्रिय, ठीक है, बहुत ज्यादा बलवान हो जाएगा। स्वर कैसा रहेगा उसका, मेघों के समान गर्जन करने वाला, और निश्चित ही, ठीक है, संतान को उत्पन्न करने वाला। संतान कैसी रहेगी उसकी, अधिक समय तक और स्थिर जीने वाली रहती है, ठीक है। आम्लक घृत अपन ने देख लिया। नेक्स्ट आता है आपका जो योग है, आम्लक अवलेह है, ठीक है। तो आम्लक अवलेह को स्टार्ट करते हैं, जो जो पॉइंट लगाऊंगा उसको आपको टिक लगाना है सिर्फ, ठीक। आम्लक अवलेह में सबसे पहले आम्लकी कितनी लेनी है आपको, सहस्त्र मात्रा में 1000 लेनी है। पिप्पली कितनी लेनी है, और पिप्पली भी कितनी है, सहस्त्र संप्रयुक्तम। आम्लकम सहस्त्रम पिप्पली सहस्त्रम संप्रयुक्तम, ठीक। पिप्पली भी कितनी लेनी है आपको, 1000 लेनी है, और आंवला भी कितना लेना है आपको, 1000। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये यहाँ पे बनेगा कि आंवलकी और पिप्पली का रेशियो, आंवले और पिप्पली का रेशियो कितना रहता है आम्लक अवलेह में, तो आपको पता नहीं रहना चाहिए, दोनों 1000 है, यानी कि 1:1 है, ठीक। दूसरी चीज क्या बता रहा है, पलाश तरुण छार उदक उपमम, इसको किस में डालना है, तो पलाश के छार जो रहती है, नए पलाश की, तरुण यानी कि नए पलाश की जो पलाश रहता है उसके छार उदक में डालना है, ठीक है। तो दूसरा चीज यहाँ पे आपको ये याद रखना है, पहली चीज तो ये कि आंवला और पिपली का रेशियो कितना है, 1:1 है, 1000 लेना है। इसको डालना किस में है, तो नए पलाश के छार उदक में डालना है, ठीक। उसके बाद इसके चूर्ण को, चूर्णीकृतम चतुर्गुणाभ्याम मधु सर्पी, और इसके चूर्ण से 4 गुना आपको क्या लेना है, मधु और सर्पी लेना है। तो चौगुने मात्रा में आपने मधु ले लिया, और 4 गुना आपने क्या ले लिया, सर्पी ले लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आइए आप कि इसको षड मासात स्थापित स्थापित अंतर भूमि, ठीक है। ये जो चूर्ण आपने बनाया था, ठीक है, आपने क्या लिया, एक पात्र ले लिया, एक पात्र में आपने 1000 आंवला लिए और 1000 आपने पिपली ली, ठीक है। उसको किस में भिगो करके रखा, तो तरुण पलाश के छार उदक में इसको आपने भिगो करके रखा। उसके बाद इसके ऊपर से आपने इसमें क्या डाल दिया, 4 गुना मधु डाल दिया, और 4 गुना आपने सर्पी डाल दिया, ठीक। अब ये जो पात्र है आपको, इसमें आपको घृत भावित करना है, साइड साइड से पूरे तरफ, चारों तरफ में घृत लगाना है, और मिट्टी के पात्र में भर करके इसको भूमि के अंदर रखना है। कितने दिन तक रखना है, षड मासात स्थापित अंतर भूमि, 6 महीने तक इस पात्र को भूमि के अंदर रखना है, ठीक है। और इसका सेवन कब करना है, तो पूर्वाहिकम प्रयोगो न अपराह्न, पूर्वाहिकम यानी कि सुबह इसका प्रयोग करना है, न अपराहिकम यानी कि शाम को इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें आपको
क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले आंवलक अवलेह में आंवला कितना लेना है आपको, 1000 की मात्रा में लेना है, और पिपली भी कितना लेना है, 1000 लेना है। अगर रेशियो पूछता है आंवला और पिपली का रेशियो कितना है, तो दोनों का 1000 है, यानी कि 1:1। ठीक, उसके बाद इसको भिगोना किसमें, तो पलाश, जो तरुण पलाश है उसके चारोदक में भिगो करके रखना है। चूर्ण लेना है आपको 4 गुना किसका किसका, मधु और सर्पी का। ठीक है, और उसको 6 महीने तक, 6 मासाद स्थापित अंतर भूमि, भूमि के अंदर उसको 6 महीने तक आपको रखना, और इसका प्रयोग कब करना है, पूर्वाहिकम, यानी कि सुबह को इसका प्रयोग करवाना है, और न अपराहिकम, शाम को इसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये अपन ने 2 योग देख लिया अभी तक, आंवलक घृत देख लिया और आंवलक अवलेह देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं आंवलक चूर्ण की। तो थोड़ी सी 2-3 चीजें आप इसमें सिर्फ याद रखिए। आंवलक चूर्ण जो रहता है उसमें आंवला कितना लेते हैं आप, 1000 लेते हैं। ठीक है, और आंवले का चूर्ण लेना है आपको 1000, और क्या नाम है, आंवला स्वरस भी लेना है आपको। ठीक है, 1000। ठीक है, तो 1 आणक जो है आपको आंवले का चूर्ण लेना है, और 1000 आपको आंवले का स्वरस लेना है। ठीक, कितने दिन तक भावित करना है, तो 21 दिन तक उसको भावित करना है। थोड़ी सी चीजें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया है, सिर्फ आप थोड़ी सी चीज याद रख लीजिए कि आंवलक चूर्ण में आंवले का चूर्ण कितना लेना है, 1 आणक की मात्रा में लेना है, और आंवले का स्वरस कितना लेना है, 1000 लेना है। ठीक है, 1000 आंवले का स्वरस लेना है। कितने दिन तक भावित करना है, 21 दिन तक उसको भावित करना है। ठीक है, आज तक नहीं पूछा गया, बस थोड़ा बहुत आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, आंवलक घृत देख लिया, आंवलक अवलेह देख लिया, और आंवलक चूर्ण को देख लिया। विडंग अवलेह की बात और कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे विडंग अवलेह में क्या है। देखिए, विडंग अवलेह में का वर्णन आचार्य चरक ने कहाँ किया है, तो द्वितीय पाद में किया, प्राणकामी में, रसायन अध्याय के चिकित्सा अध्याय के द्वितीय पाद यानी कि प्राणकामी चिकित्सा रसायन पाद में किया है। ठीक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन कहाँ पे किया है, इसको लिख लीजिए। आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन पांडु रोग के अंतर्गत किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो संदर्भ भी पूछ लेता है कि आचार्य चरक ने विडंग अवलेह का वर्णन कहाँ पर किया है, तो प्राणकामी रसायन पाद में किया है, द्वितीय पाद में। आचार्य सुश्रुत ने विडंग अवलेह का वर्णन कहाँ किया है, तो पांडु रोग के अंतर्गत किया है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विडंग अवलेह में जो वाय विडंग है वो कितनी मात्रा में लेना है आपको, 1 आणक की मात्रा में लेना है, और पिपली कितना लेना है आपको, 1 आणक की मात्रा में लेना है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये फ्रेम होता है कि विडंग अवलेह में विडंग और पिपली का रेशियो क्या है, तो 1:1 है। जिस प्रकार से आंवलक अवलेह अभी हमने देखा था, तो उसमें आंवला और पिपली कितना था, सहस्त्र मात्रा में था, 1:1000, रेशियो कितना था उसका, 1:1। उसी प्रकार से विडंग अवलेह का भी रेशियो, विडंग और पिपली का रेशियो क्या है, 1:1 है। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक देखते हैं, चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। तो अपन ने आज स्टार्ट किया था प्राणकामी रसायन पाद, जो है आपका दूसरा पाद है रसायन चिकित्सा अध्याय का। उसमें हमने क्या क्या देखा, रसायन के क्या क्या लाभ थे। ठीक है, तो उसमें अपन ने रसायन के लाभ देखे कि अनिल का कफ का पित्त को साम्य करने वाला रहता है, मांस को संगठित करता है, शरीर को स्थिर बनाता है। ठीक है, उत्तम बनाता है किसको, बल वर्ण और इंद्रियों को। ठीक है, सर्वत्र अप्रतिहत पराक्रम, सभी कार्य को करने के लिए अप्रतिहत पराक्रम को प्रदान करता है, और क्लेश को सहन करने की शक्ति देता है। ठीक है, सभी जो दोष रहते हैं, वात आदि दोष, वो किससे कुपित हो जाते हैं, तो ग्राम्य आहार से। ग्राम्य आहार कैसा रहता है, हानिकारक रहता है। फिर हमने क्या देखा, पहला योग जो क्या देखा था हमने, आंवलक घृत देखा था। आंवलक घृत में हमने क्या देखा, अप्रतिहत गति वाली, ठीक है, बिना बाधा रहित स्त्री के साथ मैथुन करने में समर्थ हो जाता है व्यक्ति, और अपत्यवान यानी कि निश्चित ही संतान को उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, बृहत शरीर, ठीक है, शरीर उसका बहुत बड़ा रह जाता है। गिरी सार सारम यानी कि कैसा, पर्वत के समान दृढ़ हो जाता है, स्थिर इंद्रियां उसकी स्थिर हो जाती हैं, और अत्यंत बलवान हो जाता है। स्वर कैसा हो जाता है उसका, मेघों के समान गर्जन करने वाला हो जाता है। ठीक है, और उसके अपत्य संतान कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं और लंबी समय तक जीने वाले रहते हैं। कैसे याद रखा था अपन ने, विपुल का बड़ा शरीर आंवलक घृत में गिर गया, और गिरने से कैसी आवाज आई, घन सी आवाज आई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद रख सकते हो, पूछा इसका रेफरेंस ही जाता है। आंवलक अवलेह देखा था, जिसमें आंवलकी और पिपली कितना, सहस्त्र मात्रा, 1:1 की रेशियो में लेना है। किसमें डालना है उसको, पलाश, जो तरुण पलाश रहता है उसके चारोदक में डालना है, और उसके चूर्ण में क्या मिलाना है आपको, मधु सर्पी, चतुर्गुण मधु सर्पी मिलाना है। 6 महीने तक उसको भूमि के अंदर गाड़ के रखना है, 6 मासाद स्थापित अंतर भूमि, और सुबह इसका सेवन करना है पूर्वाहन में। ठीक है, न अपराह्न, शाम को इसका सेवन नहीं करना। फिर हमने क्या देखा, विडंग अवलेह को आचार्य चरक ने कहा वर्णन किया, प्राणकामी में।
ठीक है, रसायन के दूसरे पाद में, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कहाँ वर्णन किया है, पांडु रोग के अंतर्गत इसका वर्णन किया। और विडंग और पिपली का रेशियो क्या है, 1:1। अब इसके बाद जो हम दो योग पढ़ेंगे, नागबला रसायन और भल्लातक छीद, ये दोनों जो है प्राणकामी अध्याय में रसायन पादे में बहुत इंपॉर्टेंट योग है, इसको अच्छे से देखना है, इसलिए अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। नागबला रसायन को और भल्लातक छीद, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन नागबला रसायन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक इसे पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।